सो कल लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर था आपका पॉइंट लास्ट। ठीक है, इसमें बताया था क्या होता है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, सी अपॉन एच सी इंटू गामा। और इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई थी, कोस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट टेन बीटा माइनस टेन फाइव आपके पास वैल्यू आ गई थी। ये वैल्यू थी आपके पास में। नोट करके लिखो एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो। हाँ, द मैक्सिमम प्रैक्टिकल वैल्यू the maximum practical value of Taylor's stability number. The maximum practical value of Taylor's stability number comes out to be 0.261. Comes out to be 0.261. Comes out to be 0.261. ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी था आपके पास। व्हाट वाज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाज टाउ एफ बाय टाउ था। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि भाई द मैक्सिमम प्रैक्टिकल पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर इज 0.261। अब लिखो नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टीज। So the next point is different type of factor of safeties. Different type of factor of safety. अलग अलग तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टीज की वैल्यू लिखनी है हमने। ठीक है, HC क्या होता है? क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। और H क्या है? एक्चुअल हाइट ऑफ द स्लोप। ये लिखवाया हुआ है पॉइंट, ये लिखा हुआ है। HC इज क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप एंड H इज इक्वल टू एक्चुअल हाइट ऑफ द स्लोप। अब हमें अलग अलग तरह से क्या लिखनी है? फैक्टर ऑफ सेफ्टीज की वैल्यू लिखनी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख सकते हैं अलग अलग तरह से। जैसे एक बताओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखने है सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू हाइट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट लिखो जरा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट क्या होगी वैल्यू? HC अपॉन H हो जाएगी, सिंपल। भाई HC वो हाइट है जिस पर फेलियर होने का चांस क्रिएट हो चुका है, क्रिटिकल कंडीशन आ गई। और H क्या है? एक्चुअल जो हाइट है स्लोप की, तो HC बाई H लिख सकते हैं। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट कितना आ गया आपके पास में? HC बाय H आ जाएगा आपके पास में। दैट विल बी HC बाय H। चलो ठीक है, HC बाय H। नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट लिखिए जरा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। अब देखो जरा इसमें क्या है। कोहेजन सॉइल में शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोहेजन सॉइल में क्या करेगा? शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होती है बिकॉज ऑफ द कोहेजन, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग्स। अलग अलग तरह के रीजन रहते हैं सॉइल के पास में शियर स्ट्रेंथ आने के। एक रीजन है कोहेजन भी। अब कोहेजन मैक्सिमम कितना डेवलप हो सकता है, ये भी तो एक फिक्स वैल्यू होगी कोई ना कोई। या कोई सॉइल के पास इनफाइनाइट कोहेजन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कोई कंडीशन। एक फिक्स वैल्यू होगी कोहेजन कितना डेवलप हो सकता है सॉइल में, इस चीज की भी। तो सपोज करो कोहेजन की जो मैक्सिमम वैल्यू डेवलप हो सकती है सॉइल में, दैट इज व्हाट? C। तो C मान लिया अपने। कोहेसिव स्ट्रेंथ बोल दो इसको, बेसिकली क्या बोल सकते हैं? कोहेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आया? ये जो कोहेसिव स्ट्रेंथ है आपके पास में, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। बट अगर सपोज करो आपने सॉइल में जो हाइट है स्लोप की, अगर उस हाइट को आपने रखा हुआ है HC से कम। एक्चुअल हाइट स्लोप कितनी है? HC से कम है। इफ द एक्चुअल हाइट ऑफ द स्लोप इज लेस देन HC, इन दैट केस क्या वो क्रिटिकल कंडीशन पर है? नहीं, क्रिटिकल कंडीशन पर नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन पर नहीं है। अगर वो क्रिटिकल कंडीशन पर नहीं है तो उसको जो यूटिलाइज करना पड़ेगा कोहेजन अपना, क्या वो मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा या कम में भी काम चल जाएगा? कम में काम चल जाएगा ना। सो जो एक्चुअली कोहेजन की वैल्यू डेवलप हो रही है, जो यूज करी जा रही है टू प्रिवेंट द स्लोप फ्रॉम फेलियर, स्लोप की स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज C। सो CM। CM मतलब मोबिलाइज्ड कोहेजन। मोबिलाइज्ड कोहेजन या फिर यूटिलाइज्ड कोहेजन। सो जो मैक्सिमम डेवलप हो सकता था दैट इज। और कितना यूटिलाइज हुआ, कितना डेवलप हुआ, कितना मोबिलाइज्ड हुआ कोहेजन, उसको क्या कहेंगे हम? CM कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? CM कहेंगे। सो मैक्सिमम कितना डेवलप हो सकता है? C तक डेवलप हो सकता था। और डेवलप कितना हो रहा है? C डेवलप हो रहा है, CM डेवलप हो रहा है। तो क्या बना फैक्टर ऑफ सेफ्टी? C बाई CM। C बाई CM आ गया आपके पास। ठीक है, चलो। जस्ट लाइक IC बाई I। जस्ट लाइक IC बाई I। क्या फॉर्मूला था IC का? IC का फॉर्मूला क्या था?
हाँ g माइनस 1/1 प्लस ई होता है, g माइनस 1/1 प्लस ई था। और इसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की? इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी होती है? 1 थी, देखो वो बता रहे हैं आंसर सही, 1 होती है अप्रोक्सीमेटली। लिखा भी आपने नोट करके कि इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 1 के आसपास आपको वैल्यू देखने को मिलती है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू। ऐसा ही सेम काम यहाँ पर भी तो हो रहा है, ठीक है। सो इसमें लिखो जरा नेक्स्ट क्या है आपके पास में, नोट करके लिखो। क्या लिखा आपने? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। इसमें लिखो when H is less than Hc, when H is less than Hc, when H is less than Hc, soil will not use its soil will not use its soil will not use its complete soil will not use its complete soil will not use its complete cohesion, will not use its complete cohesion, ठीक है। soil will not use its complete cohesion, only utilized या फिर mobilized cohesion is used, only utilized या फिर mobilized cohesion is used, only utilized या फिर mobilized cohesion is used, सिर्फ यही यूज होगा, यूटिलाइज या फिर मोबिलाइज कोहेजन इज यूज्ड, ठीक है, ये यूज करा जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लिख सकते हैं? अच्छा पहले वाला लिख लिया ना हाइट के रेस्पेक्ट में, हाइट वाला क्या था? hc बाय h था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये हाइट के रेस्पेक्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। कोहेजन के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन इज इक्वल टू व्हाट? c बाय cm हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? c बाय cm हो गया आपके पास कंडीशन, दैट इज इक्वल टू c बाय cm हो गया। अभी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा अभी आपका गेट में। क्या कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, पेपर में ये नहीं पूछेगा आपसे कि स्मॉल लिखा था फिर कैपिटल लिखा था, बस यहाँ पर m लिखना जरूरी है, ठीक है। मोबिलाइज, चलो ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास में? नेक्स्ट है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है? Sn इज इक्वल टू c बाय hc इंटू गामा, ये फॉर्मूला था, c बाय hc इंटू गामा है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू, एंड इट कैन आल्सो बी रिटन समथिंग लाइक दिस, cm बाय h इंटू गामा, ये भी तो लिख सकते हो, बताओ। भाई जब क्रिटिकल हाइट की आप बात कर रहे हो तो टोटल कोहेजन आप मान के चल रहे हो सॉइल का यूज हो जाएगा, क्योंकि जिस समय पे जस्ट फेलियर होने वाला होगा, क्रिटिकल हाइट पे फेलियर होने वाला होगा, उस टाइम पर तो अपना पूरा का पूरा कोहेजन यूज कर रही होगी सॉइल या नहीं कर रही होगी? प्रिवेंट होने के लिए, स्लोप को स्टेबल करने के लिए, बताओ। लेकिन जिस समय पे हाइट कम है, क्या उस समय पे उसको पूरी रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या यूज करने की? नहीं। सो यही लिखा आपने यहाँ पे, HC यूज करा मतलब क्रिटिकल हाइट, कोहेजन कितना है? पूरा कोहेजन आपने यूज कर लिया जो डेवलप हो सकता था, अल्टीमेट कोहेजन। और CM मतलब जो कि एक्चुअली वहां पे डेवलप हो रहा है, जो यूज करा सॉइल ने प्रिवेंट होने के लिए, और डिवाइड बाय h इंटू गामा हो गया, डिवाइड बाय h इंटू गामा, तो ये भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज, ये कंडीशन है, देखो जरा, ये नोट कर लिया, देखो नेक्स्ट, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर Sn इज इक्वल टू c बाय hc इंटू गामा था, c बाय hc इंटू गामा। इसे क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन इनटू cm, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय, इसे क्या लिख सकते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट इनटू hc लिख सकते हैं, hc लिख सकते हैं, इनटू गामा हो गया, इनटू गामा। Sn इज इक्वल टू, ये वाली टर्म क्या बन गई आपके पास? एक सेकंड, यहाँ पर ये h आएगा ना, h आएगा यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू h इंटू गामा, ठीक है। अब सही है ना? Sn इज इक्वल टू, ये वाली टर्म क्या बन गई आपके पास में? Sn ही तो है भी, दिस इज ऑल्सो Sn, ये भी तो टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर ही है, इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक। और यहां से पॉइंट क्या है? ये कैंसिल कर लो, आता क्या है यहां से निकल कर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू व्हाट?
फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया यहाँ से। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो अभी आपने यहाँ पे मॉडिफिकेशन करा ना इक्वेशन में, ये जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे करी, ये गेट का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2 साल पहले का क्वेश्चन है। इसी तरह से रिलेशन लिखा हुआ था वहां पर, कोई ऐसा ही एक रिलेशन था आपके पास में। सो दिस इज द कंडीशन। सो क्या आता है यहाँ से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। चलो सो दोनों क्या आएंगे आपके पास में, निकल कर आएंगे सेम। दैट इज एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेसिकली आपके पास में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट लिखो, मतलब पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट करके। हाँ नोट करके लिखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट factor of safety with respect to height, factor of safety with respect to height is same as that of cohesion, is same as that of cohesion, is same as that of cohesion, is same as that of cohesion. However, its value will be different. However, its value will be different from. However, its value will be different from. However, its value will be different from actual factor of safety. Will be different from actual factor of safety, which is expressed with respect to shear strength, 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 which is expressed with respect to shear strength. So ये कंडीशन है, ठीक है। क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ, वो तो पता ही है, कल से यही तो डिस्कस करते आ रहे हैं हम। शेयर स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में टाउ एफ बाय टाउ होती है कंडीशन, ये कंडीशन है, टाउ एफ बाय टाउ कंडीशन है, ठीक है। टाउ एफ बाय टाउ आ गई कंडीशन। अब एक और चीज ऐसे, इसको लिखने का एक और तरीका है, कोहेजन के रेस्पेक्ट में लिख लिया, हाइट के रेस्पेक्ट में लिख लिया, एंड शेयर स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में लिख लिया अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक और तरह से हम लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, क्या तरीका है, with respect to the angle of internal friction, with respect to the angle of internal friction। जब बेसिकली मैक्सिमम कितना डेवलप हो सकता है, जो मैक्सिमम कितना एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है सॉइल का, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सॉइल को एक तरह से शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, बेसिकली रिलेटेड है किससे, शेयर स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है। अभी अब आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, शेयर में आएगी ये चीज, वहां पे देख लोगे आपको। सो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन, कितना वहां पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी भी, शेयर स्ट्रेंथ जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है जो डेवलप हो सकता है सॉइल में, उसके पास उसकी भी क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ। सो लेट अस सपोज जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है सॉइल में वो फाई है, फाई है। अगर सपोज करो फेलियर के टाइम पे अगर बाई चांस हाइट क्या है, स्लोप की कम है बहुत ज्यादा, स्लोप की हाइट कैसी है, बहुत कम है, हाइट ऑफ स्लोप इज वेरी वेरी लेस, एचसी से बहुत कम है, हाइट ऑफ स्लोप क्या है, बहुत कम है, एचसी से बहुत ज्यादा कम है। तो अगर एचसी से बहुत कम है हाइट, तो क्या उस केस में सॉइल को पूरा का पूरा फाई यूज करना पड़ेगा क्या, नहीं, जैसा सेम यहाँ पर कोहेजन के साथ होती थी चीज। सो फाई एम मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल, फाई एम क्या बन गया आपके पास में, मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल या फिर यूटिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल, आया समझ। सो फाई तो जो हो सकता था, और फाई एम क्या है जो हुआ एक्चुअली में, तो क्या बनेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 10 फाई अपॉन 10 फाई एम, 10 फाई अपॉन 10 फाई एम बन जाएगा। लिखो नोट करके, नोट करके लिखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी factor of safety with respect to friction angle, with respect to friction angle, with respect to friction angle कैसे लिख सकते हैं, it can be written something like this, factor of safety with respect to friction angle is equal to 10 phi by 10 of phi m, phi m 10 फाई अपॉन 10 ऑफ फाई एम, ठीक है। लिख लो यहाँ पर फाई क्या है, फाई है आपके पास टोटल फ्रिक्शन एंगल है जो आपके पास, टोटल फ्रिक्शन एंगल, फाई क्या है आपके पास, टोटल फ्रिक्शन एंगल है, एंड फाई एम क्या है, मोबिलाइज्ड या फिर यूटिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल है, मोबिलाइज्ड या फिर यूटिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल,
मोबिलाइज्ड या फिर यूटिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, क्लियर है। फाई क्या था जो टोटल फ्रिक्शन एंगल हो सकता था, और फाई एम क्या है मोबिलाइज्ड या फिर यूटिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल है। ये भी तरीका आ गया। तो ये कंडीशन आ गई, अलग अलग तरह से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख सकते हैं। एंड ऑल दीस पॉइंट्स यू विल हैव टू अप्लाई इन योर क्वेश्चंस। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे गेट में, हर तरह के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आपको क्वेश्चन दिखेंगे गेट में। तो ये कंडीशन अभी जस्ट आपने डिस्कस करी, कौन सी वाली कंडीशन थी? ये कंडीशन थी आपके पास में ड्राई वाली। ये ड्राई कंडीशन चल रही थी आपके पास अभी तक। ड्राई थी सॉइल आपकी या फिर कैसी सॉइल थी? मॉइस्ट थी। अब केस 2 लेके चलते हैं इसका, कोहेसिव वाली का केस 2 लेके चलते हैं। क्या केस होगा? सबमर्ज वाला। सबमर्ज में जैसा सेम वहां पे था, सबमर्ज था लेकिन सीपेज नहीं हो रहा है, सीपेज नहीं हो रहा है, तो वही सेम तो बनेगा फॉर्मूला, बस उसमें क्या टर्म ऐड हो जाएगी? कोहेजन ऐड हो जाएगा, सिंपल। गामा ऐड होगा, उसमें कोहेजन ऐड हो जाएगा, उसमें कोहेजन ऐड हो जाएगा, सिंपल। आया समझ केस? सो जस्ट ये है आपके पास पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास? लिखो जरा केस 2। केस 2 लिखो, केस 2 लिखो, सबमर्ज्ड कंडीशन। केस 2 क्या है आपके पास में? सबमर्ज्ड कंडीशन विदाउट सीपेज। यही तो केस था, सबमर्ज्ड कंडीशन है लेकिन बिना सीपेज के, विदाउट सीपेज। सबमर्ज्ड कंडीशन विदाउट सीपेज, सबमर्ज्ड कंडीशन विदाउट सीपेज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जरा? अब पूरा डेरिवेशन तो नहीं कर रहे, बताइए खुद से। सी प्लस गामा सबमर्ज इंटू कोस स्क्वायर बीटा इंटू टेन ओ फाइव डिवाइड बाय कोस बीटा साइन बीटा। हाँ अच्छा, जेड भी था, हाँ जेड भी था, जेड भी था, बिल्कुल वही सेम है, जेड भी होगा। सो क्या आ गया आपके पास? सी प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड इंटू कोस स्क्वायर बीटा टेन फाइव डिवाइड बाय गामा सबमर्ज इंटू जेड कोस बीटा एंड साइन बीटा। गामा सबमर्ज इंटू जेड इंटू कोस बीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है, इंटू साइन बीटा। गामा सबमर्ज इंटू जेड इंटू कोस बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा, चलिए इंटू साइन ऑफ बीटा। अब थर्ड केस आता था, थर्ड केस कौन सा था इस कंडीशन में? सीपेज वाला केस था, जस्ट लिख लीजिए। थर्ड केस लिखो, केस थर्ड, सबमर्ज्ड सॉइल with water table, submerged soil with water table, submerged soil with water table at ground level, at ground level, at ground level, and seepage taking place, and seepage taking place, seepage हो रहा है and seepage taking place, seepage हो रहा है इस बारी। वही सेम फॉर्मूला, बिल्कुल कोई डिफरेंस थोड़ी होगा फॉर्मूले में, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा? सी ऐड हो जाएगा, सिंपल, ये वाला टर्म है, ये डिफरेंस है जस्ट। सो फॉर्मूला बनेगा सी प्लस में गामा 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 सबमर्ज इंटू जेड इंटू कोस स्क्वायर बीटा इंटू टेन ऑफ फाइव डिवाइड बाय गामा सेट इंटू जेड इंटू जेड कोस बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा, कोस बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा। सी प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड कोस स्क्वायर बीटा इंटू टेन ऑफ फाइव डिवाइड बाय गामा सेट इंटू जेड इंटू कोस बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा। अभी सारे फॉर्मूले से आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप्स। इनफाइनाइट की कहानी आ गई आपके पास में। इनफाइनाइट की बात कर रहे थे ना अभी तक, तो इनफाइनाइट। सो नेक्स्ट आपके पास केस आएगा कौन से वाला? फाइनाइट स्लोप वाली कंडीशन आ जाएगी। मिड वाला कंसीडर कर लीजिए आप। अगर मिड में कंसीडर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ बस वही चीज होगा, सिंपल। मिड वाली कंडीशन ले लो, फिर यहाँ पे हाइट भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एक साइड एच आएगी और दूसरी साइड पे जेड। हाँ सो नेक्स्ट हेडिंग डालो फाइनाइट स्लोप्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में फाइनाइट स्लोप्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनाइट स्लोप है, फाइनाइट स्लोप्स। अब क्या मतलब होता है फाइनाइट स्लोप्स का?
बेसिकली फाइनाइट एक्सटेंट के, जो कि बाउंडेड एट द टॉप एंड द बॉटम। एक मतलब फाइनाइट एक्सटेंट होगा ऐसा। मोस्ट ऑफ द मैनमेड स्लोप आपके कैसे होंगे, फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करना है। इसमें जनरली इनका जो जनरली फेलियर होगा, इनका जनरली जो फेलियर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द रोटेशन। रोटेट कर करके नीचे आएगा पूरा का पूरा। अभी आप समझ जाओगे खुद से, जैसे डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, वो तो क्या होता था वहां पे, तो स्लाइडिंग होती थी। और जो फेलियर सरफेस था वो कैसा होता था आपका, पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस था। फेलियर सरफेस कैसा मिलता है आपको, दैट वाज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, दैट वाज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस एक्चुअली। बट इसके केस में ऐसा नहीं होने वाला। इसमें ऐसा नहीं होगा आपके पास में कि फेलियर सरफेस आपको कैसा मिलेगा, पैरेलल नहीं मिलेगा इसके केस में। इसके केस में फेलियर सरफेस आपको मिल सकता है सर्कुलर मिल सकता है। फेलियर सरफेस कैसा मिल सकता है, सर्कुलर मिल सकता है, स्पाइरल नेचर का मिल सकता है। और कैसा नेचर हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है। फेलियर सरफेस सर्कुलर भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है। कैसे भी नेचर का फेलियर सरफेस मिल सकता है। अब डिपेंड करता है वो फेलियर सरफेस पास कहां से करेगा। अब दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल्स। सॉइल की कंडीशन कैसी है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि होता क्या है। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो उसके बाद में क्या है आपके पास में कि भाई ये जो जनरली आपका फेल करेगा, डिपेंड आपका कि फेलियर सरफेस आपका पास कहां से कर रहा है। जस्ट आप ऐसे समझना जैसे ये एक फाइनाइट स्लोप है आपके पास में, ये फाइनाइट स्लोप है। ठीक है, देखो फाइनाइट स्लोप ही तो है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे आपने स्लोप बना रखा है इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके। ये बेस हो गई और ये ऊपर यहाँ पे बाउंडेड है, इनके बीच में, दोनों हाथों के बीच में बाउंडेड है। ये स्लोप है, एक लिमिटेड आपको इसका एरिया दिखाई दे रहा है। अब ये स्लोप है आपके पास। अब ये फेल कैसे करता है, जनरली रोटेट करके नीचे आ जाएगा। ये जो स्लोप है आपका कैसे आएगा, रोटेट करके नीचे आ जाएगा। रोटेट करने का मतलब कैसे है, इसे कैसे समझाएं अब। जैसे अब इसको बोर्ड पे देख लेना अपना। रोटेट करके नीचे आने का मतलब है जैसे ये इस तरह का स्लोप था, ऐसा ही तो था ना। ये कैसे आएगा नीचे करके, ऐसे ही नीचे आ जाएगा। आया समझ, ये रोटेट करके नीचे आ चुका देखो। हाँ क्या टो से, जरूरी थोड़ी है टो से आए, कहीं से भी आ सकता है। अब ये पूछ रहे थे, बता रहे थे आप। हाँ मैंने ऊपर से बनाया, ऊपर से भी आ सकता है आने को। ये यहां से भी आ सकता है, या फिर यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। अब इसी बेसिस पे कि कहां से फेलियर सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्लोप के अंदर से पास कर रहा है, स्लोप टो से पास कर रहा है, टो के नीचे से पास कर रहा है। इस बेस पे आपने 3 तरह के स्लोप डिफाइन कर रखे हैं फाइनाइट में, कि फेलियर सरफेस आपका कहां से पास कर रहा है। इसी बेस पे हमने 3 तरह के स्लोप आपके डिफाइन कर लिए। ठीक, एक होता है टो फेलियर, अभी जाने वाली है क्या। एक होता है टो फेलियर और एक क्या होता है, लाइट आ गई क्या, आई गई यहाँ शायद। आई थी अभी, नहीं अभी। 3 तरह के स्लोप है आपके, मतलब 3 तरह के फेलियर है आपके पास। एक होता है टो फेलियर, एक होगा आपके पास में बेस फेलियर, और एक कौन सा होगा, स्लोप फेलियर होगा। 3 तरह के आ गए स्लोप। बेसिकली फेस फेलियर आप इसको कह सकते हो। फेस फेलियर हो गया एक, टो फेलियर हो गया, और थर्ड क्या हुआ, बेस फेलियर हो गया। हम्म हम्म नहीं मैं वैसे सोच रहा था कि इसको बंद ही कर दे क्या लाइट को, वो वाली लाइट। भाई स्क्रीन तो दिखती रहेगी, शक्ल ही तो दिखेगी बस। शक्ल शाम को देख लेंगे यहाँ कर आज। अब एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा लाइट की दिक्कत चल रही है यहाँ पर ना। अच्छा लिखना भी है तुम्हें, हाँ वो बात सही है, लिखना भी तो है। क्या करें बताओ, एक ही तो है, एक ही तो है। देखना बंद कर कर, वो वाली है ना कॉर्नर वाली। दिख रहा है, हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। स्क्रीन तो दिख ही रही है ना क्लियर, कोई बात नहीं। अब बताओ ये स्क्रीन दिख रही है क्लियर आपको, दिखाई दे रहा है, एक बार बताओ जरा। अब एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा लाइट का इशू है मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है अगर ऐसे लाइट ओपन रखेंगे तो सिस्टम ही बंद हो जाएगा आपका, नहीं तो थोड़ी बहुत देर में। स्क्रीन ही दिख रही है बस, स्क्रीन ही तो देखनी है आपको बस। स्क्रीन ही तो देखनी है। ठीक है, सो अब एक्चुअली क्या है कि अदरवाइज ये पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा फिर लग रहा है, नहीं तो क्लास ही बंद हो जाएगी अगर सिस्टम बंद हो गया तो। ठीक, तो इसका मतलब बताओ ऐसे ही करते हैं कंटिन्यू ना, या फिर दूसरा ऑप्शन वो है कि भाई लाइट ओपन कर लेते हैं, अगर बीच में एकदम से बंद हो जाएगा तो उसमें फिर वो क्लास कैंसिल हो जाएगी आपकी एकदम। बताओ दूसरा ऑप्शन वो भी है, अब जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे बताओ। दूसरा ऑप्शन तो ये है कि ऐसे ही ठीक है। सो एक ऑप्शन तो वो है, दूसरा ऑप्शन यही है, यही ठीक है। चलो ये ठीक है।
ठीक, यही ठीक है फिर। सो क्या था इसमें पॉइंट था आपके पास में, ये भाई ये था कि अब आपको पता है अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपके बहुत अच्छे सिलेक्शन होने वाले हैं इस बार। आपने देखा नहीं वो पुराने टाइम पे कि लोग मोमबत्ती में पढ़ते थे, ठीक है, मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं, अंधेरे में पढ़ रहे हैं बैठ कर, कितने अच्छे अच्छा करते थे वो लाइफ में। उस समय सोर्स भी तो कम थे, उनको कोचिंग थोड़ी मिल रही थी आपकी तरह से, उस समय सोर्स भी तो नहीं थे ना भाई। अब आप यूट्यूब से पढ़ो, कोचिंग आपको मिल गई, नहीं हर किसी को अपने अपना टाइम का टफ लगता है। उनके हिसाब से भाई सोर्सेज भी नहीं थे, पढ़ाई करने लोग कैसे कैसे 10-10 किलोमीटर पैदल जाते होंगे, नदी वदी में से तैर तैर कर पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाते थे, ऐसे बताते हैं ना। माइंड तो था, माइंड तो था बहुत, माइंड बहुत था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मतलब माइंड को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे लोग। नहीं तो आप पुराने लोगों को देखना, हमें 15-15 के टेबल याद नहीं होंगे, उन लोगों की ऐसी कंडीशन है 50-50 100 की मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही कर देते हैं बिना कोई कैलकुलेटर चलाए। तो माइंड तो बहुत था उनके अंदर, हमारे से ज्यादा माइंड रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो माइंड का सही मतलब यूटिलाइजेशन या फिर कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा था उसको सही से डेवलप करने वाला। आप देखना पुराने लोगों को, उस टाइम इतना कंपटीशन भी नहीं था एक्चुअली, उस टाइम सोर्सेज भी तो कम थे। आप खाली कंपटीशन क्यों देख रहे हैं भैया, आप सोर्स भी तो देखो ना, सोर्सेज कहाँ थे बताओ लोगों के पास में। इकोनॉमिकली भी वीक होते थे थोड़े से। दूसरा ये भी है कि भाई ऐसी नहीं थी कि हर बुक्स आपको मिल जाएं, ये ऐसा नहीं कि इंटरनेट आपके पास अवेलेबल हो, पढ़ाई भी कोई ऐसा ज्यादा कोचिंग वोचिंग कहाँ थी बताओ। तो सारी चीज अब आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ गया, तो देखो सोर्सेज पे तो देखो आप, आपको अगर बस एक चीज सीखने का मन होना चाहिए, 10 सोर्सेज अवेलेबल है। कोई चीज सोचो कि भाई मुझे ये सीखनी है, तो 10 सोर्स आपके पास अवेलेबल है। 3 घंटे से यहाँ भी लाइट नहीं आ रही है। सुबह से गई हुई ना लाइट आज। हम्म। तो इससे आपने देखा नहीं पुराने लोग कितना सक्सेसफुल होते थे इस तरह पढ़ाई कर करके। सो आप भी सोचो कि आप भी सक्सेसफुल होने वाले हो, इस तरह से पढ़ाई करो। अब इनफैक्ट रोज हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अब रोज बिना लाइट के पढ़ेंगे, ठीक है। सो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, वहां पर बंद कर देंगे लाइट। लिखो नेक्स्ट, यही सही था। लिखो क्या है नेक्स्ट आपके पास में। हाँ, तो 3 चीज थी आपके पास में कि ये भाई सरफेस कहाँ से पास कर रहा है आपका, ये पास कर सकता है डैम की बॉडी में से, सॉरी डैम याद आ रहा है, ये स्लोप की बॉडी में से पास कर सकता है या फिर इसके बेस से पास कर सकता है। ये क्या है, एक तरह से टो है, दिस इज टो पार्ट, ये टो हो गया। हाँ डैम भी हो सकता है, बिल्कुल डैम हो सकता है, स्लोप तो होता ही है उसमें भी, या फिर डैम के नीचे से पास कर सकता है, डैम के नीचे से भी पास कर सकता है। इसे आप बोल दो ये क्या है आपके पास में, दैट इज हाइट ऑफ द स्लोप, हाइट ऑफ द स्लोप, ये हाइट है स्लोप की। और सपोज करो ये पास कर रहा है आपका ऐसे, यहां से पास करा फेलियर सरफेस, ठीक। अब देखना जरा, मैंने यहाँ पे एक ये सरफेस मान लिया ऐसे कोई, ये पास कहां से कर रहा है आपका, ये आपके पास में फेलियर सरफेस, यानी कि इसके बेस से डी हाइट ही नीचे से पास कर रहा है। आया समझ के भाई, हाइट आपके पास कितनी है स्लोप की, एच इज दी हाइट ऑफ द स्लोप, डी क्या है आपके पास, वो फेलियर सरफेस की डेप्थ है, कहां से, इसके टो से नीचे, इतना नीचे से पास कर रहा है डी, ठीक। तो ये अब पास कहां से कर रहा है, इस बेस पे आपके पास 3 तरह के स्लोप हमने डिफाइन कर लिए है। एक होता है कि आपके पास टो फेलियर, फेल कहां से हो रहा है, या तो टो से पास कर रहा है तो टो फेलियर बोल दो, टो के नीचे से पास हो रहा है तो बेस फेलियर बोल दो उसको। ये डैम, ये फेस से पास कर रहा है इसके ना, स्लोप के फेस से पास कर रहा है, इसको फेस फेलियर आप बोल सकते हैं, फेस फेलियर कह सकते हैं, ठीक। अब ये डिपेंड करेगा कि फेलियर सरफेस पास कहां से करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, सॉइल कहां पर कैसी प्रेजेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी पूरी सॉइल यूनिफॉर्म रहेगी, सॉइल क्या करेगी ऊपर कैसी होगी, वेरी करती रहेगी ना अलोंग द हाइट। सो डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशंस कैसी हैं, इस बेस पे फेलियर सरफेस आपका डिसाइड होगा कि कहां से पास करेगा, ठीक है। लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फाइनाइट स्लोप, सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी फाइनाइट स्लोप्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो फाइनाइट स्लोप्स। फाइनाइट स्लोप में लिखो these are the slope, these are the slopes, these are the slopes of finite extent, of finite extent, these are the slopes of finite extent, of finite extent, ठीक है। हाँ ठीक है, which are bounded at the top and bottom, 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 which are bounded at the top and bottom,
नेक्स्ट लिखो, द फेलियर सरफेस विल बी सर्कुलर, द फेलियर सरफेस विल बी सर्कुलर, the failure surface will be circular or spiral, the failure surface will be circular or spiral, will be circular or spiral, the failure surface will be circular or spiral. अब पता है हमारे फैमिली में 83 के आसपास एक इंसान ने सिविल डिप्लोमा करा, सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा, और उस समय पे डिप्लोमा करने का मतलब कितना बड़ा होता था 83 के आसपास, आप सोचो जरा, ठीक है। और उस समय उन्होंने पढ़ाई करी, और आज के टाइम पे उनको सोम स्ट्रक्चर आरसीसी ऐसी सब दिमाग में सेट हैं, सारी चीजें आती हैं, सारी चीज। कभी भी आप एसएफडी बीएमडी का कंपटीशन लेकर बैठ जाओ, मतलब हमने आज के टाइम पे पढ़ाई करी, उन्होंने उस समय पढ़ाई कर रखी है, तो सारी चीज सारे के सारे डायग्राम बना देते हैं, कैसे भी बनवा लो आप, कैसे भी कंडीशन दे दो लोडिंग की, एसएफडी बीएमडी ऐसा बनाते हैं एकदम मस्त। आया कंडीशन समझ? और हम नहीं बना पाते अभी वो चीज। कभी ऐसा होता है कि जब मैं जाता हूँ फैमिली में उनके पास में, तो मेरा वो सडनली उनको पता है कि भी सिविल से ही है, तो मुझे बिठा लेते हैं अपने पास में वो, और वही 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, करो सॉल्व बैठ के। अब वो सॉल्व होते नहीं, बहुत खतरनाक खतरनाक लोडिंग कंडीशन वाले क्वेश्चन देते हैं, अब वो सॉल्व हो नहीं पाते, अब उसके बाद बहुत डांटते हैं फिर। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनसे अलग ही रहूं,